भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत हुई है। भारत आ चुका है 26/11 हमले का मुख्य आरोपी तैमूर राणा। आपको बता दें कि तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। एक विशेष विमान के जरिए उसे प्रत्यर्पित करके एनआईए भारत लाया जा चुका है और तैमूर राणा अब कोर्ट में न्याय का सामना करेगा। 2009 में अमेरिका जेल में बंद था तैमूर राणा को अब उसके गुनाहों का असली जवाब मिलने जा रहा है और इसको लेकर जो न्यायिक प्रक्रिया है ये माना जा रहा है बहुत तेज चलेगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि वो अमेरिका से भारत आ चुका है। विशेष विमान के जरिए उसको एनआईए भारत ला चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ही इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है। वर्चुअली ही उसको जज के सामने पेश किया जाएगा, तिहाड़ जेल लाया जाएगा और वहां पर भी सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता देखने को मिल रही है। 12 टीमें एनआईए की उससे पूछताछ करेंगी। तिहाड़ जेल में तैमूर राणा के लिए सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए गए। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की एक तरह से बड़ी जीत है। 26/11 के जो जख्म दिए गए तैमूर राणा और उसके दूसरे साथियों की तरफ से वो भारत कभी नहीं भुला सकता है और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ा स्टेप है। 26/11 हमले का मोस्ट वांटेड तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए सुनीता यादव जी हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को वहां पर खोया था। हम उनसे बातचीत करेंगे। जो मोस्ट वांटेड था इस पूरे मामले में तैमूर राणा, उसको भारत लाया गया है। क्या कहेंगी? सरकार से निवेदन करेंगे कि वो जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा दी जाए और कसाब की तरफ मतलब पाला नहीं जाए। कसाब की तरफ रख के पाला ना जाए। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटनाएं हुई थी? आप थी वहाँ मौजूद थी? हम लोग गुजरात से आ रहे थे बॉम्बे आए थे गाजीपुर आने के लिए और फिर वहीं पर हम थे, बच्ची थी, भाई थे, हस्बैंड थे और उसी में मतलब फायरिंग होने लगी और ये ग्रेनेड फूटने लगा। हम लोग को मतलब पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद फिर हम लोग बच्ची हैं 2-3 महीने की थी, उनको मतलब बहुत मतलब ये ग्रेनाइट का सर और में पूरा लगा है कांच। हमको भी बहुत शरीर में लगा और भाई को भी, हस्बैंड को गोली लगी थी, निस्वार हो गए। हम लोग उधर ही रास्ते में बेहोश हो गए थे। अब एम्बुलेंस कैसे ले गई कैसे नहीं, 3 जेजे में ले गई। वहाँ पर 1 महीने थी, बेटी को लेके 1 महीने उसमें एडमिट थे हम लोग। इतने दिनों बाद भारत उसे लाया जा रहा है। सरकार और जो अदालत है उससे क्या गुहार करेंगे आप? यही गुहार करेंगे कि मतलब उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाया जाए। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। समझती हूँ अगर आए हैं इंडिया में तो जरूर जांच होती और होनी भी चाहिए। बड़े रोड को करीब 18 से 20 किलोमीटर के रोड को उनको ब्लॉक किया गया, उसकी सिक्योरिटी में लगाया गया। इस तरह की सुविधाएं से मैं समझती हूँ आम जन लोगों को बहुत ही लेकिन सरकार का जो ध्यान पूरी तरह इस बात में है कि वो कैसे जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाए जनता का ध्यान, इसलिए इस तरह का ऑफ क्रिएट किया जाता है जिससे कि जनता जो अपनी मुद्दे हैं जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उससे उनका ध्यान रखे। लेकिन इस बात से केवल निराशा ही सरकार को हासिल होगी कि अब लोग समझ गए हैं कि इस तरह के जो फैसले सरकार उठा रही है इसका कोई भी रिजल्ट या परिणाम नहीं निकलेगा। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 से मुक्ति मिली, देश में आतंकवाद नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास मोदी सरकार ने किया, वहीं जो कांग्रेस के समय देश में हमला करते थे विदेशों से आकर भी कांग्रेस तो रोक नहीं पाई। मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया कि उनका विदेशों से वापस लाकर अब सजा हिंदुस्तान के कानून के अनुसार दी जाएगी। तैमूर राणा को कांग्रेस होती तो कभी संभव ना होता। 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकर्ता तैमूर राणा का प्रत्यार्पण हमारी सरकार की, मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी उपलब्धि है
क्योंकि 2008 की ये घटना है। 6 साल तक यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति की ये एक बड़ी विजय है, कूटनीतिक जीत है ये, उसका प्रत्यर्पण। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि राणा से हिसाब लेने की बारी अब शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने, विपक्ष को आपने सुना, सरकार की तरफ से बड़े स्ट्रांग रिएक्शन आए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी, और साथ ही साथ एक्स डीजी एकेडी द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। सर, आपने इसको देखा और आज इसको प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका से भारत लाया गया, एक लंबा अंतराल आपने देखा, पूरा प्रोसेस आपसे जानेंगे कि क्या होता है ऐसे मामलों में। 26/11 के वो जख्म जो शायद ही भारत कभी भुला पाएगा, उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि भारत समाचार की तरफ से। लेकिन अब कैसे पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया होगी कैसे चलेगी, कैसे उसके गुनाहों का हिसाब होगा, जानना चाहेंगे आपसे सर। देखिए, 2008 में 26 नवंबर को जो बड़ा दुखद घटना लगभग 2 दिन पूरे 48 घंटे चली थी मुंबई में, उस दुखद घटना में 175 लोग मारे गए थे जो है। उस घटना के बाद, वो बहुत दुखद घटना थी, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ। उस दुखद घटना में एक तो मौके पर कसाब को गिरफ्तार किया गया था, तो कसाब से बहुत सारी जानकारी मिली थी, लेकिन कसाब तो इस पूरे अपराध का एक छोटा सा प्यादा था, छोटा सा मोहरा था। इस पूरे षड्यंत्र को, पूरे अपराध को करने की जो योजना बनाई थी, वो 2 प्रमुख लोग थे, बल्कि 3 प्रमुख लोग थे। एक तो ISI थी, पाकिस्तान की संस्था, दूसरा तहव्वुर राणा था, ये जो आज जो है अमेरिका से हिंदुस्तान आया है ये, और तीसरा डेविड कोलमैन हेडली। ये 3 ISI, राणा और हेडली, ये 3 लोग मिल करके पूरी योजना बनाए हैं। और इस योजना के अनुसार ये 10 आतंकवादी जो अरब सागर से होते हुए इधर मुंबई में प्रवेश किए हैं और ये दुखद घटना किए थे। तो ये राणा जो है प्रमुख साजिश करता है, इसने साजिश किया, योजना बनाया, और घटना तो 26 नवंबर की है, असलियत में है 13 नवंबर को हिंदुस्तान स्वयं आया था, और 13 नवंबर से 21 नवंबर तक 9 दिनों भारत में ये रहा। और जिस ताज होटल में मुंबई में ये दुखद घटना हुई, वहां पर ये ठहरा भी था। तो दुखद घटना के 5 दिन पहले ये दिल्ली, यहाँ भारत आया था, वहां होटल में ठहरा था, रिकी करने में सहयोग किया था, और हेडली को इसने तमाम चीजें, अमेरिका से वीजा दिलाने में इसने सहयोग प्रदान किया था। तो ये प्रमुख साजिश करता है। कसाब तो एक छोटा सा प्यादा था, बहुत छोटा सा प्यादा था पूरी योजना का। और इस योजना में जो अन्य अभियुक्त हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हाफिज मोहम्मद सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, इलियास कश्मीरी है, और ISI का मेजर इकबाल है। इस तरीके से कई अभियुक्तों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई होना शेष है। लेकिन अमेरिका में रह रहा इस राणा को भारत सरकार और भारत की एजेंसियां काफी प्रयास करके आज लाई है। ये बहुत बड़ी सफलता है भारत की एजेंसियों के लिए, भारत देश के लिए। राजनेता लोग राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, वो जनता के सामने आती है, वो उसको मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत सारे इसमें आपने सुने होंगे। आप एक्चुअली आप तो सर इस चीज को एक अलग तरीके से आप एक्सप्लेन इसको कर रहे हो, और लेकिन जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं उसमें वो लगातार आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ने इसको
देश को वो न्याय दिला रही है, मुंबई हमले में लोगों को न्याय दिला रही है, लेकिन कांग्रेस का इस पर और कुछ कहना, ये अलग बात है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हेडली और आईएसआई और पाक सेना के बीच बहुत मजबूत कड़ी था, एक तरह से सेतु बन के काम कर रहा था ये, और इसको जिस तरीके से लाया गया ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता। आपसे बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले स्वाति पाठक से एक रिएक्शन ले लेंगे। स्वाति, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत ज्यादा पुख्ता देखने को मिल रही है, और क्या अपडेट है इसको लेकर और पेशी को लेकर? देखिए, अभी जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, क्योंकि विशेष विमान से भारत लाया गया है और जिस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था उसके बाद भारत की नज़र आज इस पर टिकी हुई है। और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से, यानी पालम एयरपोर्ट से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा और मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी और कई खुलासे अब होंगे इसको लेकर, क्योंकि ये भी जानकारी है कि जिस तरह से मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, इसी राणा के कहने पर ही रेकी की गई थी और तमाम चीजें हुई थी उस वक्त। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कि जो प्रक्रिया भारत में आने के बाद की है वो इस वक्त एनआईए की टीम कर रही है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिस रास्ते से पालम एयरपोर्ट से होते हुए एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, उन रास्तों पर जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, एनआईए की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और जो एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास का हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो बैरिकेडिंग की गई है और रास्तों को बंद किया गया है। और ये भी जानकारी आ रही है कि जब इस आतंकी को लेकर एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा, उन रास्तों पर आवाजाही को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और गोपनीय तरीके से पूरी जो तैयारी है वो एनआईए ने की हुई है। दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है, क्योंकि कई दिनों से बैठकें हो रही थी कि किस तरह से इसको लेकर एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के बाद ही कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। बिल्कुल। और एकेडी द्विवेदी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक्स डीजी। सर, 17 साल लग गए इस पूरे प्रोसेस में, प्रत्यर्पण की इस प्रक्रिया में 17 साल जैसा लंबा वक्त लग चुका है, क्योंकि जख्म बहुत गहरे हैं। अमेरिका में जिस मामले में दोषी था राणा और भारत के केस से ये मामला कितना अलग था, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, 17 साल का समय बहुत ज्यादा होता है, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो तथ्य हैं उनको भी भूला नहीं जा सकता है। जब से ये घटना हुई है, आपके दर्शक जानते हैं, आपके चैनल के दर्शक जानते हैं कि इस प्रमुख घटना के बाद ही भारत में एनआईए का गठन हुआ था और एनआईए के गठन होने के बाद एनआईए का पहला केस, यही मुंबई वाले दुखद घटना का केस एनआईए का पहला केस है जो इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में एनआईए ने लिया है। और एनआईए ने अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया और तमाम प्रयास किए। एनआईए के लोग कई बार अमेरिका भी गए, साक्ष्यों का संकलन किया, तो उससे हेडली से भी उसका बयान लिया, उससे बात किया। लेकिन इसी बीच में अमेरिका में शिकागो में 2009 में ये राणा और हेडली दोनों गिरफ्तार किए गए अमेरिका की एफबीआई द्वारा, वहां की फेडरल पुलिस द्वारा ये गिरफ्तार किए गए, वहां पर जेल भेजे गए। वहां पर जो मुकदमा कायम हुआ उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल में इनको सजा भी हुई, सजा गया, वहां जेल में काट रहे थे। तो अमेरिका का अपना नजरिया है, उनका अपने कानून है, अगर उनके यहाँ कोई आदमी जेल में सजा काट रहा तो वो उसको बाहर विदेश में नहीं जाने देते, कोई भी सरकार रिक्वेस्ट करे। लेकिन भारत सरकार को निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है कि भारत सरकार के स्तर पर और भारत की एजेंसियों के स्तर पर निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। अमेरिका कई बार गए और अमेरिका के नियम कानून, वहां की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भारत की एजेंसियों ने उसी के मुताबिक प्रयास किया और उस प्रयास का परिणाम ये हुआ कि ये आज अमेरिका से भारत आ पाया है। एक चीज और उल्लेखनीय है, अभी फरवरी 2025 माह में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे और वहां के राष्ट्रपति ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। उसी दौरान ट्रंप साहब ने इसके प्रत्यर्पण के बारे में अमेरिका प्रशासन का सहमत प्रदान करने की बात कही गई। तो
तो जहां एजेंसियों ने प्रयास किया वहीं निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री या राजनैतिक नेतृत्व ने भी प्रयास किया, तो वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके सामने है ये तथ्य, इसको नकारा नहीं जा सकता है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, एनआईए ने काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है, कुछ काम अवश्य रह गए हैं जो इसके अब भारत आ जाने के बाद इसको अपनी कस्टडी में ले करके एनआईए उन चीजों की और जांच कर लेगी और ये प्रयास करेगी कि कहीं पर भी कोई बिंदु इन्वेस्टिगेशन में छूट ना जाए, ताकि जब प्रोसिक्यूशन हो कोर्ट में तो इसको फांसी की सजा हो, और जो इसने गुनाह किया है उस गुनाह में कोई कमी अगर प्रोसिक्यूशन से नहीं छूटती है तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से चाहे 4 महीने का समय लगे, 6 महीने का लगे समय, तो इसको कोर्ट से फांसी की ही सजा होगी। और जब तो 26/11 का जिन्होंने हमला जिनके साथ हुआ, क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, और पूरी तैयारी कैसी होती है इस मामले में सरकारों की, एनआईए की? ये मुझसे पूछा जा रहा है जी सर, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया था। सर, ऐसे मामलों में सरकार की क्या तैयारी होती है? हमारी सहयोगी बता रही है कि सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे रखा जाता है, किस तरह की तैयारियां होती हैं? देखिए, इसका सुरक्षा तो आवश्यक है, इसलिए सुरक्षा आवश्यक है कि ये जब पुलिस की एनआईए की कस्टडी में कोर्ट से मिल जाएगा तो एनआईए तमाम बातों को पूछताछ करेगी। तो एनआईए ने जो पहले इन्वेस्टिगेशन किया था, तमाम जानकारी जो पहले इकट्ठा किया है उसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट, इस दुखद घटना में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, तो सुरक्षा इसलिए आवश्यक है कि कहीं आईएसआई का कोई एजेंट इसके जीवन को हिंदुस्तान में खतरा ना पहुंचा दे। ये मामूली नहीं है, बहुत ये शातिर अपराधी है हिंदुस्तान के लिए, तो इसकी सुरक्षा आवश्यक है ताकि सुरक्षित रखते हुए न्यायालय में इसका ट्रायल हो सके और इसको पुलिस प्रोसिक्यूशन के द्वारा न्यायालय से सजा दिलाया जा सके। इसके द्वारा जो बातें बताई जाएगी वो मीडिया के माध्यम से दुनिया को जानकारी होगी और दुनिया भी जानेगी कि पाकिस्तान के लोग किस तरीके से अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं। यद्यपि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यह एक उदाहरण और होगा दुनिया के सामने। अभी से ही पाकिस्तान लगातार सफाई देने लगा है कि उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, ये तो निश्चित रूप से सही बात है। इस समय ये कनाडा का नागरिक है, लेकिन मूलतः ये पाकिस्तान का रहने वाला है। लेकिन एक सच्चाई और भी जो लोग नहीं कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था और वहां से भगोड़ा है। ये पाकिस्तान के आर्मी का ये भगोड़ा भी है। तो आर्मी का नियम होता कि कोई भी जवान, कोई भी डॉक्टर, कोई भी आदमी भाग करके अगर जाता तो वो गुनाह है, वो जुर्म है। तो पाकिस्तान की कानून के हिसाब से भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भगोड़ा है। लेकिन उससे बचने के लिए ये आईएसआई के ट्रैप में फंस गया और आईएसआई को मदद करने लगा, हेडली को सहयोग देने लगा, हेडली के और ये मिलकर के योजना बनाने लगे। तो पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई ना करे तो पाकिस्तान से भाग करके कनाडा में जा गया और कि वहां पर किसी प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर लिया। तो पाकिस्तान का भी सही मायने में गुनाहगार है, लेकिन पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान के माफिक ये आईएसआई को मदद किया है मुंबई में ये दुखद अपराध करने के लिए। तो वो कहने को कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था। ये तो डिनाई कोई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हमारी आर्मी का ये डॉक्टर था। सच तो है, ये सभी जानते हैं इस बात को। अच्छा, विपक्ष के कुछ नेता, स्वाति आपको भी पता होगा, विपक्ष के नेता भी सरकार के इस कदम का बड़ा ही स्वागत कर रहे हैं। माजिद मेनन भी इसकी सराहना कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के कुछ और नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की सरकार में ही हो रहा था, आपकी सरकार लगातार 13 सालों से, लेकिन बहुत देर हो गई, 14 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, बहुत समय लग गया इसमें।
जी बिल्कुल, मुझसे देखिए पूछा जाए। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाया है खुद। जी स्वाति कंटिन्यू। देखिए सुबह प्रमोद तिवारी से बातचीत हुई, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि आखिरकार अगर इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत भारत सरकार की है, जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे, तो इतना वक्त क्यों लगा? ये कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना होगा कि जिस तरह से प्रक्रिया है पूरी, वो भारत लगातार कर रहा था और लंबे वक्त के बाद जो है वो भारत इस आतंकी को लाया जा रहा है। और जिस तरह से मुंबई में आतंकी घटना थी, उसके बाद देश की नजर लगातार इस घटनाक्रम पर थी कि आखिरकार जो लोग गुनाहगार हैं, इसमें जो आतंकी संलिप्त हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उन्हें कब सजा दी जाएगी। तो अब जब अमेरिका से भारत लेकर आया जा रहा है राणा को, तो उस वक्त देश की नजर पूरी टिकी हुई है कि किस तरह से इसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन अभी जो भारत में पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है और निगाह सबकी है कि कब कोर्ट में पेशी की जाएगी, कब मेडिकल कराया जाएगा और क्या क्या खुलासे होने वाले हैं। ये तमाम चीज़ों पर दुनिया की निगाह अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका से भारत लेकर आया गया है, विशेष विमान से एनआईए की टीम लेकर पहुंची है और उसके बाद पूरी तरह से जो गोपनीय प्लानिंग है वो एनआईए द्वारा की गई है। आसपास के जो मेट्रो गेट्स हैं एनआईए मुख्यालय के आसपास, उन्हें भी पूरी तरह से बंद किया गया है। जो आवाजाही है जहां से इस आतंकी को लेकर एनआईए की टीम जाएगी, उन रास्तों पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी, आवाजाही को बंद रखा जाएगा। और चप्पे चप्पे पर अगर हम बात करें तो एनआईए की टीम, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जरूर अलग अलग बयानबाजी सामने आ रहा है, लेकिन देश के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो साजिश करता है पूरे मुंबई आतंकी हमले का, जो मास्टरमाइंड है वो भारत पहुंचा है, भारत लेकर एनआईए की टीम पहुंची है। तो ऐसे में किस तरह से सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर टीम की तैनाती है और सबसे पहले पालम एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय लेकर जाया जाएगा और 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी जानकारी आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होगी और उसके बाद कस्टडी में एनआईए रखेगा और पूछताछ शुरू हो जाएगी। फिर बिल्कुल एक डोजर जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी वो लगातार सामने आ रहा था जब वो इसको लाया जा रहा था प्रत्यर्पण से बचने के लिए। गिरी जी, ये सवाल मेरा आपसे है, उसने बहुत सारे दाव चले, बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया प्रत्यर्पण से बचने के लिए और ये भी कहा कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण अदालत का रुख किया और कहा कि दोहरे खतरे तक का उसने प्रावधान दिया, बहुत सारी बातें ताकि वो यहाँ पर आने से बच सके। यानी कि अब ये माना जाए कि आगे जब पेशी होगी, पूछताछ होगी, तो बहुत सारी बातें जो छुपाई गई, जो अब तक छुपी थी, पर्दा था उन पर, वो राज खुलेंगे, कड़ियां खुलेंगी। निश्चित रूप से एनआईए की पूछताछ में अभी जो कहीं पर कोई बिंदु साइलेंट होगा वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इससे पूछताछ से तो लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा जो है। एक बात और जो आप कह रही हैं कि इसने बचने के पूरे प्रयास किए, अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, वहां भी कानून का शासन है, तानाशाही नहीं है। वहां पर हर नागरिक को कानून से संरक्षण प्राप्त है। तो ये अगर अमेरिका में रह रहा था, भले कनाडा का नागरिक है, वहां कारोबार कर रहा था, भले वो छल कपट कर रहा था, तो वहां के कानून के अनुसार इसने अपने बचत के लिए पूरे प्रयास किए। यहाँ तक कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक भी इसने रिक्वेस्ट किया, अपनी बातों को रखा। लेकिन भारत की तमाम एजेंसी जो इस मामले को देख रही हैं, वो अमेरिका जा करके अमेरिका के कोर्ट में वहां के एडवोकेट और वहां के सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तथ्यों को, सबूतों को रखा और अमेरिका की कोर्ट को कन्विंस किया, बताया, तब जा करके वहां से इसको अपने माफिक आदेश नहीं मिल पाया और इसका रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। तो ये आसान काम नहीं था। अमेरिका में रह रहे किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को वहां से प्रत्यर्पित करा करके भारत लाना कानूनी तौर पर भी पेचीदा था और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पेचीदा था। लेकिन वर्तमान में ये हमारे देश की एजेंसियां
और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किए। तो इन सब का सम्मिलित प्रयास ये है। हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान आया है। कूटनीतिक जीत है। जैसा कि आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण कदम है वो भारत ने उठाए हैं तैमूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए, चाहे चार्जशीट दाखिल करने की बात हो या फिर डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग करनी हो, बहुत सारी चीजें जो इसमें उठाई गई हैं और बहुत तेजी से इसमें काम भी हुआ है। 2019 का अगर हम जिक्र करें तो 2019 से लेकर ये जो प्रक्रिया है और भी ज्यादा तेज हुई है इस मामले में। एकेडी जी, मुझसे पूछा जा रहा जी, बीच में सर, आवाज आपसे ही आपकी मेरा हम सवाल नहीं है। सुन पाते हैं। जी, देखिए, जब अभी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में पूरी हो जाएगी, जो है काफी काम तो पहले ही हो चुका है। इससे पूछताछ के बाद कुछ चीजों का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब पूरी कहानी साफ हो जाएगी तब उनको लिख करके केस डायरी में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए है वो चार्जशीट वहां कोर्ट में दाखिल करेगी और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में 4 महीने का समय लग सकता, 6 महीने का समय लग सकता, कितना समय लगेगा हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन प्रयास होगा एजेंसियों का कि ये ट्रायल जल्दी से जल्दी कोर्ट में पूरा हो और इसको कोर्ट से सजा हो। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा करीब 6 महीने का समय लग सकता है इसके ट्रायल पूरा होने में। और एनआईए कोर्ट से इसको जब सजा हो जाएगी, मैं अनुमान लगा रहा हूं वहां इसको फांसी की सजा होगी। उसके बाद इसको अधिकार होगा हाई कोर्ट में अपील करने की। जब किसी भी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट से, जिले की अदालत से फांसी की सजा हो जाती है तो वो सजा हाई कोर्ट से जब कंफर्म होती तभी वो माना जाता है। तो हाई कोर्ट में ये अपील करेगी। हाई कोर्ट में साल 2 साल कितना समय लगेगा मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन हाई कोर्ट से कंफर्म होने के बाद फिर इसको अधिकार रहेगा सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो पूरा सजा मिलने में कुछ सालों का समय लग जाएगा। यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहेंगे, आप याद करें 1984 में 31 अक्टूबर को हमारे देश की उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या हुई थी और उनकी हत्या जिन अपराधियों ने किया था उनको सजा मिलने में भी कई साल का समय लग गया था। तो हमारे यहाँ यह प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जो समय लगे, बिल्कुल प्रक्रिया में समय जरूर लग सकता है, लेकिन उन लोगों को हम उम्मीद भी करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, क्योंकि कई हमले हमारे देश ने भी सहे और भारत लगातार इसको लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज उठाता रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसको लेकर कदम भी भारत ने उठाए हैं। ताज़ा मामला तो इसी से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये जो एक ऐसा मामला है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे एक बहुत ही कड़ा संदेश जाएगा उन देशों के लिए जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? जी, और ये सीधी तस्वीरें बिल्कुल, ये जरा अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बरते गए हैं। जिस जगह पर पेशी होनी है आतंकी तैमूर राणा की, आप देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए और बताया जा रहा है कि सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और वहां पे इसकी पेशी होगी। ये सीधी तस्वीरें, एक तरफ इस पर लगातार चर्चा हो रही है, राणा तैमूर से हिसाब शुरू हो रहा है और वहीं 26/11 के मुख्य आरोपी को पेशी के लिए जिस तरीके से लाया जा रहा है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर 2008 में हुए आतंकी हमलों को जो दोषी था तैमूर राणा, उसको भारत लाया गया है। भारत सरकार का एक बड़ा कदम है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं केटी द्विवेदी जी। केटी द्विवेदी जी, तस्वीरें भी दिख रही हैं, बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इतना बड़ा आतंकी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। बिल्कुल सही, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि जो भी सुरक्षा में लगे होंगे लोग उसको बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे होंगे और इसकी सुरक्षा आवश्यक है ताकि इसका ट्रायल कोर्ट में पूरा हो सके और उसको हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से सजा मिल सके और इसको हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रायल के दौरान भले ये कनाडा का नागरिक है, पाकिस्तान का मूल रूप से रहने वाला था, अमेरिका से लाया गया है,
तो भी इसको हर सुविधा, बचाव के लिए हर सुविधा हिंदुस्तान में उपलब्ध कराया जाएगा। इसको अच्छा एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा और पूरी जो है सुविधाएं जो प्रक्रिया के अनुसार है इसको मिलेंगे। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कानून का शासन है, तो उसके अनुसार इसको सुविधा मिलेगी ताकि ये अपना बचाव कर सके। और प्रोसिक्यूशन के लिए जो जिम्मेदार एजेंसीज हैं, एनआईए और लोग, वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे इसके खिलाफ, ताकि कोर्ट जो है सभी तथ्यों को सामने रख करके अपना विचार करके निर्णय दे सके। जी, ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया की कि दोषी भी अगर है तो उसको भी एक तरह से ये सुविधा मिलती ताकि वो अपना बचाव कर सके, ताकि वो ये ना कह सके कि हमें बचाव नहीं मिला, हमें दी नहीं गई न्यायिक व्यवस्था का। तो ये एक तरह की कानून की हमारे यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि 166 से ज़्यादा लोगों की उस वक्त जान गई। आपने भी देखा होगा कितना बड़ा हमला हुआ, इससे पहले भी कुछ हमले हुए, लेकिन ये बहुत बड़ा अपने आप में मामला था सर। 26/11 देखिए, हमारे देश की ये व्यवस्था है कि अपराधी ने अपराध किया, ठीक है, अगर उसके पास एडवोकेट रखने के पैसे नहीं तो हमारी यहाँ व्यवस्था है कि उसको एडवोकेट उपलब्ध कराया जाएगा, और जो भी एडवोकेट रहेगा वो उसके माफिक पैरवी करेगा। एडवोकेट का ये धर्म है कि वो अपने मौकिल की, अपने क्लाइंट की कानून के हिसाब से पैरवी करे। तो एडवोकेट का ये धर्म, तो जो एडवोकेट इसके माफिक रहेंगे वो इसकी पैरवी करेंगे, और प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट हैं वो इसके अगेंस्ट एविडेंस देंगे। अरे जैसे होता है कोई डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास कोई अपराधी भी जाएगा तो डॉक्टर अपराधी का भी इलाज करेगा। ये नहीं कह सकता कि अपराधी हम इसका इलाज नहीं करेंगे, वो इलाज करेगा, ये उसका धर्म है। तो इसको एडवोकेट मिलेगा, पूरी कानून की सुविधाएं मिलेगी, और ये अपनी बचत कोर्ट में करेगा। स्वाति पाठक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। स्वाति, जैसा कि आप बता रही थी कि एनआईए दफ्तर तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। तस्वीरें भी बीच बीच पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरें वहां से आ रही है। बहुत ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें हैं। और क्या अपडेट है इसको लेकर आपके पास अभी? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो पालम एयरपोर्ट पर किया गया है, जहां पर जो विशेष विमान है जो अमेरिका से भारत पहुंचा है, जब लेकर जाया जाएगा तो पालम एयरपोर्ट से ही एनआईए की टीम रवाना होगी। तो वहां पर चप्पे चप्पे पर पूरे एयरपोर्ट की बात करें, आसपास के इलाके की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो जिन रास्तों से होकर एनआईए की टीम इस आतंकी को लेकर एनआईए मुख्यालय पहुंचेगी, उन तमाम रास्तों पर, दिल्ली पुलिस की बात करें, हम एनआईए की बात करते हैं, वहां पर विशेष नजर रखी जा रही है और गोपनीय तमाम चीजों को रखा गया है। जो प्लानिंग दिल्ली पुलिस की है, जो प्लानिंग एनआईए की है, वो गोपनीय रखी गई है कि वो बाहर ना आए कि किन रास्तों से लेकर एनआईए की टीम मुख्यालय तक जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है, और जिन रास्तों से होकर एनआईए की टीम रवाना होगी इस आतंकी को लेकर, वहां पर एक एक जगह पर जो है दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। एनआईए की जो टीम है वो लगातार नजर बनाए हुए है, और सबसे पहले जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये भी जानकारी आ रही है कि एयरपोर्ट पर ही मेडिकल कराया जाए या फिर एनआईए मुख्यालय लेकर जब आया जाएगा तो वहां पर मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेशी होगी और कस्टडी मांगी जाएगी। क्योंकि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहां से फंडिंग की गई, इसके अलावा जो रेकी की जा रही थी, वो तमाम कई सवाल हैं एनआईए के पास जो एनआईए की टीम पूछेगी। और इसमें विशेष टीम है इस पूरे मामले में। अगर हम बात करें अमेरिका से जब ये शुरू हुआ, वहां से जो प्रक्रिया शुरुआत हुई, उसमें विशेष टीम को भेजा जा रहा था। अब जब भारत लेकर एनआईए की टीम पहुंची है तो विशेष टीम है जो आतंकी को लेकर भारत पहुंची है। और आप समझिए कि लंबा प्रक्रिया है जो इस वक्त किया जा रहा है, और सीधे एनआईए मुख्यालय आएगा और एनआईए मुख्यालय में ही रखा जाएगा इस आतंकी को, और वहीं से कोर्ट में पेशी जो है वो वीसी के जरिए की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्योंकि अगर कोर्ट, क्योंकि तैयारी पूरी है, अगर हम तैयारी की बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट में पूरी तैयारी की गई है, अस्पताल में पूरी तैयारी की गई है, लेकिन जानकारी आ रही है कि एयरपोर्ट या तो एनआईए मुख्यालय में ही डॉक्टरों की जो विशेष टीम है वो मेडिकल
न्यायिक कराया कोर्ट में जाएगा और पेश उसके होगा। बाद ही कोर्ट में पेश बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास हम वापस आएंगे। चूंकि एकेडी जी, जब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, भारत की एक बड़ी उपलब्धि है, तो फिर जिक्र होता है हाफिज सईद का भी, लखवी की भूमिका का भी जिक्र होता है। तैमूर राणा को भारत लाए जाने पर विभिन्न रिएक्शंस हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एक्स डीजीपी भी कह रहे हैं कि ये प्रत्यर्पित होकर इसका तैमूर राणा का भारत आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद और लखवी की भूमिका का भी जिक्र कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप सर? इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? उन्होंने बात तो सही कही। पूरी दुनिया जान रही कि हाफिज सईद पाकिस्तान में है, और भी कई जो अपराधी हैं जो हिंदुस्तान में जघन्य अपराध किए, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो और कई लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये दुनिया जान रही, लेकिन पाकिस्तान इसको नकार रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई दुनिया के सामने है कि अलकायदा का जो चीफ था वो भी एबटाबाद में, वहां पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान में था, जिसको अमेरिका के लोग आकर के, सैनिक आकर के वहां मारे थे जो है। तो उस नकारता रहा पाकिस्तान, अमेरिका से भी नकारता रहा कि नहीं, अलकायदा का चीफ मुखिया हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उनको मालूम हुआ अमेरिका के लोगों ने आकर के पाकिस्तान में उसको मारा। तो पाकिस्तान को भारत ने कई सबूत, कई बार डोजियर उपलब्ध कराया है, लेकिन पाकिस्तान की आदत जो है वो उसको स्वीकार नहीं करता है। तो पाकिस्तान तो एक रोग कंट्री है, तो उसको क्या कहा। And I think National Investigation Agency now will fully dig up and work out on this investigation and will give justice to the incidences. So now in India, people are saying that this is Modi diplomacy and Modi and Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump relations. So this It doesn't matter, but whether it is Modi or government of India, anyhow it is Tasubari has been brought here. Now we should not keep quiet. We'll dig up. We have to dig up. I think after digging up, we'll find out the truth will come out. So you also welcome this extradition and said this is good. No, this government has done good thing. We compliment to them. There is nothing wrong in complimenting because it was long-standing issue. They have brought it here now. सर, तैमूर राणा को यहाँ इंडिया लेके आया जा रहा है यूएस से, किस तरह से देखते हैं आप? जब 26/11 हुआ था तो होम मिनिस्टर थे, किस तरह से? उस वक्त मैं होम मिनिस्टर नहीं था, मैं पावर मिनिस्टर था, बट उसके बाद में होम मिनिस्टर हो गया। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है गवर्नमेंट का, कोई कौन किधर मिनिस्टर है वो, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम थे, हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हम। तो अभी देखेंगे ये अपने कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। सर, आपने वेलकम किया है, लेकिन ये जो जिस तरह से हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट किया है सरकार को, ये जो सरकार है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो मैंने किया, बोला है वो बोला। सर, ये मैं आप कसाब, आपके टर्म में कसाब को फांसी दी गई, अब तैमूर राणा आ रहा है, क्या कहेंगे? ये डिप्लोमेसी, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी। लेकिन डिप्लोमेसी रहे न रहे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसकी मालूमात करा देना और उसका शोध लेना ये एजेंसी का काम है, वही एजेंसी कर रही है। मराठी मराठी। तो ये तत्कालीन गृह मंत्री सुशील शिंदे को आप सुन रहे थे, जो